लास्ट क्लास में अपन ने मैटप्लॉटलिब को स्टार्ट कर दिया था और उसकी अ, कुछ फंक्शंस और उसकी कुछ मेथड्स देखी थी, जिसमें से कि मैटप्लॉटलिब का अपन ने देखा था कि इंट्रोडक्शन की मैटप्लॉटलिब क्यों यूज़ करते हैं अपन, मैटप्लॉटलिब को अप्लाई कैसे करते हैं, और मैटप्लॉटलिब में थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग देखी थी, जैसे टाइटल हो गया, लेबल्स हो गए, एक्स लेबल, वाई लेबल, और कलर्स वगैरह चेंज करना। आज अपन मैटप्लॉटलिब में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे जो जितने बचे हुए चार्ट्स थे वो सारे कवर कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करना रहेगा उसको। अपना जो डेटा फाइल थी उन सबको इंपोर्ट कर लिया। एक कार वाली है और एक CSV स्टोर वाली। ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखना था वो देखना था पाई चार्ट को। पाई चार्ट को भी बनाना बेसिकली बहुत आसान है। यहाँ पे अपन ने पाई चार्ट को बनाने के लिए क्या किया, इस डेटा को यूज किया है, कैटेगरी वाइज वैल्यू काउंट्स। अब कैटेगरी और वैल्यू काउंट्स बेसिकली क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, कि हर एक कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हुए थे, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए थे। तो ऑफिस सप्लाईज के सबसे ज़्यादा थे, जो 302 थे, 107, और ये इसी डेटा को अगर अपन प्लॉट कर दें इसमें, DF में कैटेगरी और वैल्यू काउंट्स करके डॉट प्लॉट, और काइंड में पाई पास कर दें, तो फिर वो इसी डेटा को विजुलाइज कर देगा एज अ पाई चार्ट। तो यहाँ पे इसने शो कर दिया है कि ऑफिस सप्लाई की सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अमाउंट है, उसने ऑफिस सप्लाईज रख दिया, और फिर ठीक है, बस यहाँ पे काइंड के अंदर बस नाम बदलना रहता है, बाकी तो चार्ट बनाना पूरा सेम रहता है। और इवन इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी सेम रहेगी। जैसे अगर इसमें आपको भी टाइटल वगैरह भी ऐड करना हो, तो इसमें बस नीचे आके PLT डॉट टाइटल वगैरह लिखना। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर फिगर साइज चेंज करना होता है तो फिगर साइज सबसे पहले बताते हैं, फिगर का साइज। फिर बेसिकली चार्ट बनाने वाला कोड जो डॉट प्लॉट वाला रहता है, उसके बाद फिर टाइटल्स, लेबल्स यहाँ पे आते हैं, टाइटल एंड लेबल्स, और फिर लास्ट में आता है PLT डॉट शो। ठीक है, सबकी इनका एक वो है, अगर आप आगे पीछे करोगे तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि चार्ट बनने के बाद टाइटल ऐड होते हैं, और चार्ट बनने के पहले फिगर साइज डिसाइड होता है, और जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद फिर अपन उसे स्क्रीन पे दिखाते हैं PLT डॉट शो का। वैल्यूज वगैरह अपने को बहुत कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, मतलब वो आपको इंटरनेट पे दिखेगा, मतलब उसका निकालना पड़ेगा, इसके फॉर्मेटिंग में पास करना पड़ता है कुछ वैल्यूज। एक तो यहाँ पे इसका वो भी ओपन नहीं होता, तो हालांकि हो जाता है उसमें वैल्यूज वगैरह, जो परसेंटेज दिखते हैं ना कि इतना इसका परसेंटेज है, दूसरे का इतना परसेंटेज है, तो वो भी हो जाता है। बस वो एग्जैक्ट उसका सिंटेक्स निकालना पड़ेगा अपने को। इतना इतना नहीं होता है यहाँ पे, मतलब बहुत ज्यादा फिर आपको कोड के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ, इससे मतलब कि इससे ज्यादा अच्छा अगर आपको बहुत रिफाइंड चाहिए भी है ना, तो आप उस पे बनाओ, विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पे। हाँ, इसका यूज तो बस इतना किया जाता है, बस देख लिया कि हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, बस। अब यहाँ पे हाँ, अगर कंपनी में अगर एज ए डेटा एनालिस्ट को प्रेजेंट करना रहा तो करना रहता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, क्योंकि वही पर्सन रिपोर्ट बनाता भी है, और रिपोर्ट को एक्सप्लेन भी वही करता है, एनालाइज भी वही करता है, और शो भी वही करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे लाइन चार्ट। लाइन चार्ट भी बहुत ईजी है, बस लाइन चार्ट में प्रॉब्लम ये है कि लाइन चार्ट वर्क करता है डेटा डेट पे, और अभी जो अपना डेटा है वो डेटा टाइप में नहीं रहता। तो जब भी आप लाइन चार्ट बनाओ तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि जब आप डेट पे वर्क कर रहे हो लाइन चार्ट पे,
तो डेट डेटा टाइप में होना चाहिए। हालांकि लाइन ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइन हमेशा सिर्फ और सिर्फ डेट पे काम करता है, बट लाइन को काम करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज चाहिए होती है। इन दोनों का डिफरेंस क्लियर है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज? एक कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा में अंतर क्या होता है? हाँ, बट कैसा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एक जेंडर का कॉलम है और एक एज का कॉलम है, तो इनमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सी कंटिन्यूस और कौन सी डिस्क्रीट है? हाँ, एज कंटिन्यूस है। एज कंटिन्यूस कैसे है? क्योंकि वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में बढ़ती है, मतलब किसी की एज 1 होगी तो उसकी बढ़ के 2 भी हो सकती है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये एक कंटिन्यूस सीरीज है। बट जेंडर कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं कि मेल के बाद फीमेल आता है, फीमेल के बाद कुछ और आता है, उसके बाद कुछ और आता है। तो ये कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिस्क्रीट है, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है, तो डिस्क्रीट सीरीज है और ये कंटिन्यूस। कंटिन्यूस और कौन कौन सी हो सकती है? अब ऐसा नहीं है कि नंबर्स दिख रहे हैं तो कंटिन्यूस है वो, मतलब मंथ के नेम, जैसे जैन है तो जैन के बाद फेब्रवरी आता है, फिर मार्च, फिर अप्रैल, तो इसको भी आप एक कंटिन्यूस सीरीज कहोगे। वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी एक कंटिन्यूस सीरीज है। मतलब ऐसी जो एक सीरीज के फॉर्म में होती है, जो पता है कि इसके बाद क्या आने वाला है। डेट, तो डेट भी एक कंटिन्यूस सीरीज है, क्यों? क्योंकि 6 तारीख के बाद 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 13। इसलिए अपन कंटिन्यूस सीरीज में ही लाइन चार्ट को, मतलब जब भी आपका डेटा एनालाइज करना है आपको कंटिन्यूस सीरीज के बेस पे, तो ही फिर लाइन चार्ट बनता है। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में आप लाइन चार्ट नहीं बनाते। बार चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब डिस्क्रीट पे बनता है, बट लाइन के लिए कंटिन्यूस। जैसे अगर मेरे को बनाना है एज और वेट के बीच में डिफरेंस, तो इसके बेसिस पे भी लाइन चार्ट बन सकता है। जैसे एज बाय एवरेज वेट कर दिया अपन ने, तो लाइन चार्ट बनेगा कुछ इस तरीके से कि जो 5 साल का बच्चा है उसका वेट कुछ यहाँ पे होगा, फिर जो 15 साल का है, जो 20 साल का है, जो 30 साल का है, उनका एवरेज वेट यहाँ पे होगा, और ओल्ड एज वाला लगभग कुछ है। तो ये भी कंटिन्यूस सीरीज में बना, क्योंकि नीचे वाला, नीचे वाला क्या है अपना? एज है और ये वेट है। ठीक है, तो एज एक कंटिन्यूस सीरीज थी, इसलिए यहाँ पे अपन ये बना था। अब अपन को लाइन चार्ट बनाने के लिए डेट चाहिए, क्योंकि डेट एक कंटिन्यूस सीरीज है, बट ऑर्डर डेट अभी डेट के फॉर्म में नहीं है, तो ये अपन ने पांडास में देखा था कि जब डेट के फॉर्म में नहीं हो तो अपन उसे डेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए इस कोड को रन किया अपन ने, pd डॉट टू डेट टाइम। टू डेट टाइम से ये ऑर्डर डेट कन्वर्ट होगी डेट टाइम में फॉर्म में, और उसे रीअसाइन कर दिया तो वो अपडेट हो जाएगी। फिर डी टी डॉट ईयर करके अपन ने उससे ईयर जनरेट किया, डी टी डॉट मंथ से उसका मंथ निकाल, और फिर हेड किया। तो आप देख सकते हो कि अपने पास अब ईयर भी आ गए और मंथ के नंबर्स भी आ गए। ठीक है, फिर अपन कुछ इस टाइप के डेटा पे वर्क करने वाले हैं। अपन ने क्या किया, df डॉट ग्रुप बाय किया, और पहला ग्रुप रखा ईयर के बेस पे, और फिर दूसरा ग्रुप रखा मंथ के बेस पे, और उसकी सेल्स का सम निकाल लिया। तो ये वाला डेटा जो शो कर रहा है वो कर रहा है कि ओवर द ईयर हर एक मंथ में कितनी कितनी टोटल सेल्स होती गई है। अब इसी के जस्ट आगे अपन ने क्या किया, एक फिगर साइज रखा 12/4। तो 12 क्या रहेगा, इसकी लेंथ रहेगी। तो इससे ये है कि लाइन चार्ट थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा। तो ये वाला पार्ट इसका 12 ये है और 4 ये है। फिर अपन ने इसी डेटा को यहाँ पे एनालाइज किया, ग्रुप बाय ईयर ऑफ ए मंथ, फिर सेल्स का डॉट सम, और प्लॉट में काइंड में अपने लाइन पास करते हैं। हालांकि अगर इतना हिस्सा नहीं भी लिखते तो बाय डिफॉल्ट लाइन सेट रहता है पहले से डिफॉल्ट। तो अगर आप सिर्फ डॉट प्लॉट भी लगाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा।
और फिर पीएल डॉट शो कर दिया। तो जो डेटा अपना वहां पे इस तरीके से बन रहा था वो अब यहाँ पे लाइन के फॉर्म में बन रहा है। बट यहाँ पे भी लाइन इतना ज़्यादा स्मूथ और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता जितना वहां पे आपको एक्सेल पावर बीआई इन सब पे दिखेगा। ठीक है, इतना बना के देखो लाइन चार्ट। किसका? अच्छा, शिफ्ट प्लस टैब दबाने को बोल रहे हो? शिफ्ट प्लस टैब से होता है। कभी कभी काम करता है, कभी कभी नहीं भी करता। जैसे प्लॉट के अंदर काम नहीं कर रहा हो तो मेजर है कि आपको रिलायबल फिर इंटरनेट पे जाके ढूंढना पड़ता है प्लॉट के अंदर क्या क्या पास करना है, क्या क्या करना है। हाँ, वीएस कोड थोड़ा आसान नहीं रहता है, वीएस कोड थोड़ा सजेशन दे देता है। हाँ, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है इस पे। आ गया इतना? ठीक है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे फॉर्मेटिंग वगैरह की है। सेम चार्ट अगर अपन लाइन की जगह एरिया लिख देते हैं तो बेसिकली वो लाइन चार्ट ही बनता है, बस लाइन के नीचे वाला जो एरिया होता है वो एक कलर से शेड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काइंड में एरिया लिख दिया और कलर में ग्रे पास कर दिया, तो बनेगा लाइन चार्ट, बस उसके नीचे का जो एरिया है वो ग्रे कलर से शेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक एरिया चार्ट भी बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम है, बस अंदर का कलर चेंज है। वो ब्लू कलर ले लेगा बाय डिफॉल्ट। ये रहता है, कलर पास कर दोगे तो कलर ले लेगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। हो भी सकता है बट इंटरनेट पे उसका हर एक का सिंटेक्स ढूंढना पड़ेगा कि ये बैकग्राउंड कलर को कैसे सेट करना है, इसके फॉन्ट स्टाइल, ये सब होता है। अभी अपन जब सीबॉन पे जाएंगे ना तो आपको उसका यूज समझ में आएगा। जब बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं तो जो एडवांस, ये हालांकि ये जो अपन जो बेसिक चार्ट देख रहे हैं अभी, ये जो बेसिक चार्ट है ना, ये जो बार चार्ट है, पाई चार्ट है और लाइन चार्ट है, ये बेसिक चार्ट जो डेटा को एनालाइज करके विजुलाइज करने में इस्तेमाल होते हैं, वो रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए अच्छे होते हैं। वो बेसिकली एक्सेल और पावर बीआई में बहुत अच्छे बन जाते हैं। बट जो पाइथन होता है, पाइथन बहुत अच्छे चार्ट्स बना सकता है, जैसे बॉक्स प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। जो स्टैटिस्टिकल चार्ट्स है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब वो इतने जितने अच्छे यहाँ पे बनेंगे ना, उतने इन चार्ट्स में नहीं बन सकते, पावर बीआई और एक्सेल पे इतना कंट्रोल नहीं होता। तो पाइथन को ज्यादातर इस्तेमाल जो लोग करते हैं ना, वो लोग स्टैटिस्टिकल प्लॉट करने के लिए ज्यादा करते हैं। अभी जब अपन स्टैटिस्टिकल प्लॉट करेंगे ना तो आप वो चीजें भी देखोगे जो अपने को वहां नहीं मिली थी, पावर बीआई और इन सब में नहीं मिलती। हाँ, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, लाइन प्लॉट बनाते वक्त एक चीज कभी कभी काम आती है, ये है क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम क्या होता है? अगर आपके पास मान लो डेटा कुछ इस तरीके का है, ये जो डेटा है मान लो ये आपकी सेल्स है। पहले दिन जो सेल्स हुई वो 45 की हुई, फिर 80, फिर 12, फिर 34, फिर 16। अगर इसको अगर अपन डायरेक्टली प्लॉट कर दें तो अपना जो लाइन चार्ट बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है। क्यों? क्योंकि कभी सेल्स अप हो रही है, कभी डाउन हो रही है, कभी अप कभी डाउन। तो इतना ज्यादा एट्रैक्टिव नहीं बनता। तो अगर अपने डेटा में डॉट प्लॉट कर दिया तो वो कुछ इस तरीके का बनता है।
कभी अप जाएगा, कभी डाउन और कभी अप। बट अगर अपने को डेटा को इस तरीके का दिखाना होता है कि अगर सेल्स एक्यूमुलेट होती गई, कि पहले दिन सेल्स इतनी हुई, फिर उसके बाद की सेल्स, क्योंकि यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, फिर उसके बाद सेल्स इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर ओवर द ईयर कितनी सेल्स होती जा रही है। तो वो शो करने के लिए अपने को क्यूमुलेटिव सम लगता है। और क्यूमुलेटिव सम को अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं यहाँ पे, उसके लिए अपन यहाँ पे डॉट कम सम लगा देते हैं, क्यूमुलेटिव सम। तो वो कुछ इस तरीके का कर देता है, जैसे अपना जो प्रीवियस डेटा था उसको प्रिंट करा, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। बट जब क्यूमुलेटिव सम लगेगा, उसके बाद डेटा इस तरीके से दिखेगा, मतलब 45 प्लस 80 हो जाएगा। तो 2 तक के वो 125 तक के आ जाता है। हाय, मतलब वो प्रीवियस वाले को ऐड करता जाता है, करता जाता है, आगे जाते जाते। और फिर अगर इसको प्लॉट किया जाए, तो फिर अपने को ऐसा मिलता है। नहीं नहीं, सारे प्रीवियस के सारे। ये, हाँ हाँ, 45 तो पहले से ही ऐड था ना। फर्स्ट वाला 45 का था, फिर जो अगला हुआ तो 2+1। हाँ, मतलब कि काइंड ऑफ, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, तो पहली वैल्यू तो 1 है। ये 1+2 है, ये 1+2+3 है, एंड सो ऑन। ये ऐसा एक्यूमुलेटर सम, जो पहले दिन की थी उसमें ही दूसरे दिन की ऐड कर दी गई, और उन दोनों में फिर तीसरे दिन की ऐड करेगी, फिर उन दोनों में चौथे दिन की, फिर उन दोनों में पाँच। हाँ, काइंड ऑफ जैसे आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो ना, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे ही, बट अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं प्रीवियस से हर एक चीज। तो ये लाइन ऐसी बनती है, और क्यूमुलेटिव सम में वो कुछ इस तरीके की बनती है। अब जो अपन देखेंगे वो तीन अपन देखेंगे यहाँ पे, स्टेटिस्टिकल चार्ट। ओवर द ईयर क्या चेंजेस हुए वो दिखाने के लिए। हाँ, तो फिर लाइन नीचे आएगी सर। ठीक है, अब अपन यहाँ पे देखते हैं हिस्टोग्राम। यहाँ पे अपन ने डीएफ में क्वांटिटी में डॉट प्लॉट लगाया और काइंड में हिस्ट पास कर दिया। हिस्ट पास करते से ही फिर वो हिस्टोग्राम क्रिएट कर देता है। हिस्टोग्राम क्यों बनाते हैं याद है, अपने स्टैटिस्टिक्स में देखा था। और ये हिस्टोग्राम शो क्या करता है, याद करके देखो क्या होता है हिस्टोग्राम। हाँ, हम्म, हाँ ऐसा तो है। किस टाइप का डेटा होता है वो, एक ही टाइप का तो रहता है, बट वो किस टाइप का, क्या वो नंबर्स होते हैं या फिर वो कैटेगरी होती है। इसी को ही देख के पूरा समझ के देखो कि दिखा क्या रहा है। अपन इसे क्वांटिटी में लगाया है, ठीक है। हिस्टोग्राम का दूसरा नाम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ये किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी को बताता है। जैसे एज है, अगर कोई सर्वे में एज को कलेक्ट किया है, तो एज तो रेंडमली किसी की कितनी भी हो सकती है, कभी 17 दिखेगा, कभी 11, कभी 27, कभी 90। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अपन हिस्टोग्राम बनाते हैं।
कि 10 से 12 साल के लोग कितने हैं, और मतलब 0 से 10 साल के कितने हैं, 10 से 20 साल के कितने हैं, 20 से 30 साल के कितने हैं, 40 साल के कितने हैं, 50। तो फिर अपने को एक हिस्टोग्राम मिलता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बार्स मिलेंगे, वहाँ कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है डेटा का। तो इस डायरेक्शन में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और नीचे अपनी एक न्यूमेरिकल कॉलम, हिस्टोग्राम सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल कॉलम पे बनता है। जैसे यहाँ पे अपने क्वांटिटी पे बना है, तो नीचे क्वांटिटी है। अभी जो बार्स बन रहे हैं ये एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं कि 1 से लेके 2 क्वांटिटी, मतलब सिर्फ एक क्वांटिटी यहाँ पे 160 लोग खरीद रहे हैं। मतलब मेजोरिटी, और सबसे बड़ा बार भी यही है, इसका मतलब कि मेजोरिटी ऑफ जो लोग ऑर्डर करते हैं वो सिर्फ 1 से 2 क्वांटिटी तक के रहता है। नेक्स्ट मेजोरिटी 2 से 3 तक के, 4 तक के, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 तक के सबसे बड़े बार्स बने। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ जितने लोग भी ऑर्डर करते हैं वो 1 से लेके 6 तक की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 6 के अबव की क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन चेक करने के लिए फिर अपन हिस्टोग्राम बना। ठीक है, जैसे, हाँ, और यहाँ पे कितने ग्रुप्स बनेंगे ये इसने खुद डिसाइड किया। बट अपन खुद बना सकते हैं कि ग्रुप कितने बनाना है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री में पास किया, तो अब ये अपन ने किस पर लगाया, अपने पास एक डेटा था कार का, और कार में एक हॉर्स पावर करके कॉलम है। वो ये शो कर रहा है कि हर एक कार जितनी भी, उन सबके हॉर्स पावर क्या क्या है। तो अपन ने डॉट प्लॉट लगा दिया काइंड में हिस्ट, तो उसने आपको ये चार्ट बना के दिया। इसको रीड करके आप क्या अज्यूम कर सकते हो कि क्या है डेटा में। हाँ, 70 से 100 के बीच में सबसे ज्यादा गाड़ी है। मतलब मेजोरिटी ऑफ जितनी भी कार्स का डेटा जनरेट कलेक्ट किया गया वो 75 और 125, इसके बीच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स आती हैं। बहुत कम कार होती हैं जिनका हॉर्स पावर 50 के कम है, और बहुत कम कार होती हैं जिनको 150 के ऊपर चले जाता है। अब ये ग्रुप उसने खुद बनाया कि 50 से 60 का बनाया होगा, 75 से 100 का। इसको अपन खुद से कंट्रोल कर सकते हैं कैसे, इन ग्रुप्स को यहाँ पे बिन्स कहते हैं। तो बिन्स में अगर मैंने 5 पास कर दिया तो पूरा डेटा सिर्फ 5 ग्रुप में डिवाइड हुआ। तो 1 2 3 4 और 5। बट इसी की जगह अगर मैंने इसे 20 दे दिया तो अब पूरा ग्रुप 20 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ। तो मतलब और डिटेल देखना ग्रुप। हाँ, नंबरिंग सेम है, बट जो बार्स बन रहे हैं ना वो अलग अलग बन रहे हैं। इस कार के मतलब पे कितनी रेंज है? हाँ, मेजोरिटी ऑफ कार का कितना रेंज के हॉर्स पावर है। 50 करके तो क्या? हाँ, 50 करोगे तो और ज्यादा ग्रुप बनाएगा। तो ये और ज्यादा डिटेल ऐड कर, तो इस तरीके से कर सकते। हालांकि 50 पे तो इतना ज्यादा नहीं, इसको कुछ ऐसा नंबर रखना पड़ता है कि अपने को क्लियर भी चीजें दिखे। जैसे 15, इस वाले डेटा के लिए 15 काफी हद तक सफिशियंट है। आगे, और ये वाला याद है बॉक्स प्लॉट क्यों बनाते हैं। ये तीन अपन ने स्टैटिस्टिकल में देखे थे, एक हिस्टोग्राम, एक बॉक्स और एक स्कैटर। तो बॉक्स वाले से क्या याद आता है कि बॉक्स क्या करता है, क्यों बनाते हैं। ये वाला बॉक्स प्लॉट रहता है। हाँ, बॉक्स क्यों बनाते हैं, आउटलायर को डिटेक्ट करने के लिए। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है कि 50% ऑफ डेटा यहाँ पे आ रहा है। फिर इसकी दो टेल्स हैं, और ये टेल लोअर बाउंड और अपर बाउंड्री बताता है। और फिर ये डॉट्स जो रहते हैं ये दिखाते हैं कि आउटलायर्स हैं ये। अगर डॉट्स नहीं दिखते इसका मतलब आउटलायर नहीं है। जैसे क्वांटिटी को प्लॉट किया तो क्वांटिटी में आउटलायर्स थे। और ऐसे ही हॉर्स पावर में किया तो हॉर्स पावर में भी आउटलायर्स। यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास किया, वर्ट इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब वर्टिकली बनाना है फिर तो अपने फॉल्स कर दिया। तो पहले वो वर्टिकली था, बट वो जैसे अपने फॉल्स पे किया तो वो हॉरिजॉन्टली बना।
ठीक है, आगे काइंड में बॉक्स और हिस्ट्री। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे आपको, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट क्यों बनते हैं। अच्छा, एक लास्ट है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट चार्ट क्यों बनता है, ये भी अपन ने देखा था। हाँ, ये वाला इस टाइप से अपन ने कुछ देखे थे चार्ट, ये क्या शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं देखते ना ही स्कैटर, ये रिलेशन देखने के लिए होता है। रिलेशन दो न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर का देखा था, तो उसमें दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये देखने के लिए फिर अपन स्कैटर प्लॉट चार्ट बनाते हैं। से कार डॉट प्लॉट, तो कार में अपन ने प्लॉट किया है चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ये वाला प्लॉट जो है, ये डायरेक्टली अपन ने किसी कॉलम पे नहीं किया, ये पूरे के पूरे डेटा फ्रेम पे ही लगा दिया। तो कार के आगे डॉट प्लॉट लगाया और काइंड में स्कैटर पास कर दिया। अब इस डेटा फ्रेम के अंदर अपने को बेसिकली दो कॉलम बताने पड़ते हैं जिनके बीच में अपन रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं, और दो कॉलम को अपन एक्स और वाई से बताते हैं। तो एक्स में अपन ने हॉर्स पावर को रख दिया और वाई में माइलेज, ये एमपीजी माइल्स पर गैलन माइलेज के लिए है। जब अपन ने इसे स्टैटिस्टिक्स में देखा था तो एक्सेल में अपने ऊपर नहीं था कि क्या चीज़ हॉर्स पावर में मतलब क्या चीज़ वाई पे जा रही है क्या एक्स पे जा रही है, बट यहाँ पे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। माइल्स पर गैलन, ये वहां पे चलता है जहां से डेटा है ना, वहां पे एमपीजी, अपने यहाँ केएमपीएल चलता है, किलोमीटर पर लीटर। वहां पे किलोमीटर की जगह माइल्स चलते हैं, और यहाँ पे जैसे लीटर चलता है वहां पे गैलन चलता है। अब जहां से भी डेटा जनरेट हुआ है, मतलब हाँ, कहीं बाहर चलते हैं सब। तो ये डेटा जो रिलेशनशिप बना है, ये जो डॉट है, ये डॉट हर एक कार बता रही है, जितना भी डेटा है ना, जितने रिकॉर्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड का एक डॉट है। और हर एक रिकॉर्ड क्या बता रहा है कि एक ये वाली जो कार थी, इसका हॉर्स पावर था 72 या 73 के आसपास, और इसका जो माइलेज है वो 15 दे रहा था। कोई एक कार थी ये वाली, इसका हॉर्स पावर सिर्फ और सिर्फ 50 तक का था, बट इसका माइलेज 25 के आसपास चले आ रहा था। ठीक है, आ रहा है। तो ऐसे अगर हर एक का डॉट बना तो आप देखोगे डॉट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब अगर हॉर्स पावर में आप 50 से 100 की तरफ जाओगे तो माइलेज ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब जैसे जैसे आप राइट साइड शिफ्ट करोगे माइलेज भी कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डॉट है वो ऊपर रहेगा, बट जैसे राइट साइड आओगे वो डॉट नीचे चले जाता है। और इसको शो करने के लिए फिर अपने पास स्कैटर प्लॉट होता है, और उसे प्लॉट करना आसान है, डायरेक्टली डेटा फ्रेम पे डॉट प्लॉट करो और काइंड में स्कैटर नाम लिख दो, तो वो अपने आप स्कैटर प्लॉट बनाएगा। बट स्कैटर प्लॉट को दो चीजें देना जरूरी होता है कि इस डेटा फ्रेम से कौन सा कॉलम एक्स एक्सिस पे रखना है और कौन सा कॉलम वाई एक्सिस पे। बन गया, रन करके देख लो। हाँ, बिटवीन टू न्यूमेरिकल कॉलम्स।
आगे अब जैसे इसका इसका भी एक बना के देखा था, वेट और हॉर्स पावर। वेट को एक्स एक्सिस पे रख दिया और वाई एक्सिस पे हॉर्स पावर को। तो यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं, अगर मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करो तो ये शो कर रहा है कि अगर वेट इंक्रीज होगा तो हॉर्स पावर भी बढ़ता है। या फिर इसको उल्टा भी करके देख सकते हो, अगर मैं इसको वाई कर दूं और इसको एक्स कर दूं तो ये बनेगा। ये बता रहे कि अगर हॉर्स पावर बढ़ेगा तो गाड़ी का वेट भी बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करने के लिए इंजन भी और पावरफुल बनाना पड़ता है, और जैसे जैसे इंजन और पावरफुल होगा उसका वेट उतना ज्यादा इंक्रीज होता है। तो ये पॉजिटिव रिलेशन शो कर रहा है। ये वाला याद है कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप में कोरिलेशन। हाँ, वो मतलब टू, रिलेशन मतलब दो चीजों के बीच का रिलेशन। आप लोगों ने क्या हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए किसी ने भी? ये तो नोट्स रहते ना तो अपन रीड भी कर लेते और दिखता भी, डिजिटल नोट्स कभी काम नहीं आते। कोरिलेशन अपन ने देखा था कि एक -1 और एक +1 के बीच में एक नंबर होता है, जो ज्यादा इसकी करीब दिखेगा, +1 के करीब दिखेगा तो वो एक पॉजिटिव रिलेशन बताता है, वो माइनस के करीब दिखेगा तो एक नेगेटिव रिलेशन बताता है। जीरो के पास आया तो वो नो रिलेशन के आसपास रहता है। तो जैसे अभी अपन ने देखा कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो दिख रहा है, बट कितना अच्छा रिलेशनशिप है कितना नहीं है, उसको अगर नंबर फॉर्म में देखना होता है तो ऐसे भी देखते हैं अपन। जैसे अपने पास कार में हॉर्स पावर है, ठीक है, हॉर्स पावर का माइलेज का कोरिलेशन देखना था, तो पाइथन में एक फंक्शन भी होता है COR, कोरिलेशन। और इसमें अपन ने पास कर दिया DF का, नहीं DF नहीं, कार का माइलेज। तो ये उसने नंबर जनरेट करके दिया अपने को। क्या नंबर दिया? -0.77, मतलब कि ये नेगेटिव में है। ये नंबर माइनस में जितना ज्यादा करीब मिलेगा -1 के, वो उतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशन बताता है। अनुष्का, हर्षित, हर्षिता और देव है। जो भी, जैसे अपने अभी इन दोनों के बीच का ही कोरिलेशन निकाला, तो कोरिलेशन में आपको हमेशा एक नंबर मिलने वाला है। ये जो नंबर होगा ये -1 के करीब मिल सकता है, +1 के करीब, 0 के करीब, मतलब इसकी रेंज है -1 से लेके +1 तक के। अगर ये -1 के करीब दिख रहा है इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन वो कहलाता है कि कोई एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, वो नेगेटिव रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हॉर्स पावर बढ़ेगा तो माइलेज कम होगा, और कितना कम होगा, वो कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है, वो ये है। हमें इस तरीके से पता करते हैं। जो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट, सी बॉर्न, वो इन्हीं तीन पे बेस्ट काम करती है। मतलब इन्हीं तीन को अपन बहुत एडवांस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपन उसको देखते हैं।